आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक हमारा और नया टॉपिक का नाम बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, इसको आपने सुना भी होगा। टॉपिक का नाम है फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। ये एक इंसान के द्वारा बोला गया एक स्लोगन है, ठीक है, नाराबाजी है। इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर ये स्लोगन किसने दिया था। ठीक है, चलिए, तो टॉपिक का नाम ही बन गया है आपका एक स्लोगन। टॉपिक का नाम है फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। चलिए, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है देयर वॉज टू ग्रुप विद इन द कांग्रेस, मॉडरेट ग्रुप एंड रेडिकल ग्रुप। पिछले वाले क्लास में हमने आपको मॉडरेट लीडर के बारे में बताया। मॉडरेट लीडर वो लोग थे जो कि शांत स्वभाव के थे। वो लोग अंग्रेजों से आजादी चाहते थे, लेकिन मारपीट के नहीं, एकदम आंदोलन करके, बातचीत करके सुलझाना चाहते थे वो लोग बेसिकली। ठीक है ना। तो यहाँ पे कांग्रेस के अंदर ही दो ग्रुप के लोग थे। हालांकि इस बात को आप यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि सर कांग्रेस दो हिस्सों में बट गया था क्या, नहीं, कांग्रेस था एक ही, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही दो प्रकार के लोग थे। पहला लोग था हमारा मॉडरेट ग्रुप के, यानी कि शांत स्वभाव के आदमी थे। वो लोग लड़ाई पीट में विश्वास नहीं करते थे। और रेडिकल ग्रुप में वो लोग थे जो कि चाहते थे कि हम अंग्रेजों से आज़ादी चाहते हैं, लेकिन मारपीट करके, जो कि लड़ाई झगड़ा में ज़्यादा विश्वास करते थे कि हमको अंग्रेजों से लड़ाई चाहिए तो चाहिए, चाहे उसके लिए मारपीट ही क्यों ना करना पड़े। वो लोग थे हमारे रेडिकल्स। ठीक है, और जो कि मॉडरेट थे वो बिल्कुल शांत स्वभाव के थे, अंग्रेजों के सामने हाथ पैर जोड़ के कि हाँ साहब गलती हो गया, इस प्रकार का, यानी कि शांत स्वभाव के वो लोग आदमी थे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। हालांकि पिछले वाले क्लास में आपने देखा था कि मॉडरेट लीडर कौन है, वही लोग थे जो कि शांत स्वभाव के थे। आज आपको मॉडरेट के साथ साथ रेडिकल के बारे में भी जानने को मिलेगा। देखिए लिखा हुआ है इन बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब, तीन स्टेट का बात हो रहा है, बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब। लीडर सच एज बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय क्रिटिसाइज्ड द मॉडरेट्स फॉर देयर पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर। ये तीनों के तीनों लोग ना रेडिकल्स थे। मतलब कि ये बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये तीनों के तीनों लोग रेडिकल थे। यानी कि ये तीनों चाहते ये थे कि भारत को आज़ादी मिले, चाहे उसके लिए लड़ाई झगड़ा ही क्यों ना करना पड़े। और ये लोग ना हमेशा क्रिटिसाइज करते थे, किसको मालूम है, मॉडरेट लोगों को, जो कि कांग्रेस के अंदर अंग्रेजों के सामने हाथ पैर जोड़ते थे ना, उसको हमेशा ये क्रिटिसाइज करते थे। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। क्रिटिसाइज द मॉडरेट्स फॉर देयर पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर। पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर का मतलब यहाँ पे ये है कि मॉडरेट लोग जो थे ना, यानी कि जो शांत स्वभाव के लोग थे, वो लोग अंग्रेजों के सामने हाथ पैर जोड़ जोड़ के हाँ सर माफ हो गया, गलती हो गया, इस प्रकार से करते थे। लेकिन ये चाहते थे कि ना, तुम लोग जाके उसके सामने हाथ नहीं जोड़ोगे, हम लोग अपने हक का लड़ाई लड़ रहे हैं और हाथ पैर के जोड़ के नहीं, बल्कि हाथ पैर तोड़ के लड़ाई करेंगे। ये इन तीनों का मानना था। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, दो प्रकार के लोग थे, मॉडरेट और रेडिकल्स। तो मॉडरेट का सिंपल सा कहना था कि भाई हाथ पैर जोड़ के आज़ादी मांग लो, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था रेडिकल वाला, बोला कि ना हाथ पैर तो जोड़ना ही नहीं है ना, हाथ पैर तोड़ दे वो ठीक है, लेकिन जोड़ना नहीं है। ठीक है, तो लाला लाजपत राय हो गए, फिर से बाल गंगाधर तिलक हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए, ये सारे के सारे लोग रेडिकल्स थे। ये लोग चाहते थे कि ना लड़ाई पीट करना पड़े, करेंगे, लेकिन लड़ाई करेंगे और आज़ादी लेंगे। ठीक है, उसके बाद रेडिकल्स एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस। देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड इस्तेमाल हुआ था इस वाले में, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर। पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर का मतलब है हाथ पैर जोड़ के पॉलिटिक्स करो, माफी वाफी मांग लो, गलती हो गया तो आज़ादी दे दो, इस प्रकार से, है ना। लेकिन यहाँ पे दूसरा वर्ड इस्तेमाल हुआ है, रेडिकल्स एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क। रेडिकल्स लोग ये चाहते थे कि हम सेल्फ रिलायंस हो, मतलब कि हम अपने में सक्षम हो, हमको किसी के सामने हाथ पैर जोड़ना ना पड़े। ये कौन चाहते थे? रेडिकल्स चाहते थे। लेकिन मॉडरेट क्या चाहते थे? मॉडरेट तो बिल्कुल हाथ पैर जोड़ के हाँ सर प्रणाम सर, इस प्रकार से वो लोग करते थे। एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क, मतलब कि जो भी काम हो अपना हम अपने से करेंगे, इसमें किसी को हम आने नहीं देंगे, ये रेडिकल्स का मानना था। मतलब कि रेडिकल्स को पूरी तरीके से आप कह सकते हैं उसको आज़ादी चाहिए, चाहे वो कैसी ही मिल जाए, ठीक है, मारपीट क्यों ना करना पड़े। रेडिकल्स आर्ग्यूड दैट पीपल मस्ट रिलाई ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ नॉट ऑन दी गवर्नमेंट। रेडिकल लोगों का यह कहना था कि लोगों को अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, अपने पावर पे तुम लोग विश्वास करो, गवर्नमेंट के पास गिड़गिड़ाने के लिए मत जाओ। ठीक है, ये रेडिकल लोगों का मानना था, क्योंकि गर्म खून वाले आदमी है भाई, है ना, तो गर्म जैसा सोचेंगे ये लोग। रेडिकल्स आर्ग्यूड दैट पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज। स्वराज का मतलब है अपना राज, यानी कि अपना देश।
तो रेडिकल्स का मानना यह था कि अपने देश के आज़ादी के लिए लोगों को फाइट करना चाहिए। फाइट मतलब लड़ाई करना चाहिए, है ना, क्योंकि रेडिकल्स हैं, गर्म खून वाले आदमी है तो गर्म जैसे बात को सोचेंगे। लेकिन मॉडरेट लोग यदि यहाँ पे होते हैं ना तो वो बोलते हैं कि लड़ाई नहीं करना है, चुपचाप आज़ादी लेना है हाथ पैर जोड़ के, ये जो कि बिल्कुल भी रेडिकल्स लोग नहीं चाहते हैं। इसका तो मानना है कि भाई लड़ाई क्यों ना करना पड़े लेकिन करेंगे, आज़ादी लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? बाल गंगाधर तिलक रेस्ड द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। बाल गंगाधर तिलक जी का ही वो स्लोगन था। हालांकि आपका जो यहाँ पे स्लोगन दिया हुआ टॉपिक में वो अभी फिलहाल अधूरा है ना। फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, इसके आगे भी है एंड आई शैल हैव इट। तो बाल गंगाधर तिलक ने ये हम लोगों को स्लोगन दिया, एक नारा दिया कि आज़ादी जो है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसको पाके रहेंगे। ठीक है, ये बाल गंगाधर तिलक जी का स्लोगन था। उसके बाद आगे क्या होता है? इन 1905 वाइसराय कुर्जन पार्टीशन बंगाल फ्रॉम बिहार एंड ओडिशा। पहले ना बिहार, ओडिशा और बंगाल तीनों एक ही था। ठीक है, इन तीनों को यानी कि बिहार, बंगाल और ओडिशा ये तीनों पहले एक ही थे। इन तीनों में से बिहार और ओडिशा को एक साथ रहने दिया, बंगाल को अलग कर दिया। बंगाल को अलग किया और बिहार और ओडिशा एक ही था उस समय पे भी। बिहार और ओडिशा ना बाद में जाके अलग हुआ है, अंग्रेजों के आज़ादी के बाद हुआ है। तो इस बात को आप यहाँ पे याद रखेंगे कि पहले बिहार, बंगाल और ओडिशा तीनों एक था, जिसमें से बंगाल को उन्होंने अलग कर दिया और बिहार और ओडिशा एक ही रह गया। ठीक है, और ये कब हुआ? 1905 में हुआ। किसने किया? वाइसराय कुर्जन ने किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रीजन ऑफ पार्टीशन गिवन बाय द ब्रिटिश वाज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। अब जब इनसे पूछा गया अंग्रेजों से कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया बंटवारा, तो उन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, मतलब कि हम अपने यानी कि अच्छे तरीके से रूल कर पाए, अच्छे तरीके से शासन कर पाए, इसके लिए हमने रूल किया, इसके लिए हमने बांट दिया। क्योंकि देखो यदि अभी फिलहाल हमारा बिहार कितना बड़ा है, ओडिशा बहुत बड़ा है, बंगाल भी बहुत बड़ा है, ये तीनों जब एक साथ थे ना तो बहुत बड़ा स्टेट बनता था, उसको कंट्रोल करना अंग्रेजों के बस का बात नहीं था। तो इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया? बांट दिया। अब क्या कर पाएंगे ये लोग? अच्छे तरीके से रूल कर पाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने रीजन दिया एडमिनिस्ट्रेटिव, देखो साहब लिखा हुआ था, रीजन ऑफ पार्टीशन गिवन बाय द ब्रिटिश वाज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, यानी कि अच्छी तरीके से शासन चल सके, काम अच्छी तरीके से हो, इसीलिए हमने इसको बांट दिया। ये उन्होंने रीजन दिया। इट वाज द कन्वीनियंस ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड बिजनेसमैन। और इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका था? क्या वो हमारे फायदे के लिए बांटे होंगे? नहीं, वो अपने फायदे के लिए। इसमें फायदा था ब्रिटिश ऑफिशियल्स का और बड़े बड़े बिजनेसमैन का, है ना। तो इसमें हमारा कोई भी फायदा नहीं था। तो उन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो अपने फायदे के लिए हमारे बिहार और उड़ीसा से बंगाल को बांट दिया। ठीक है, आगे उसके बाद द गवर्नमेंट सेपरेटेड ईस्ट बंगाल एंड मर्ज्ड इट विथ असम। बंगाल के ईस्ट वाले साइड को भी उन्होंने हटा दिया और उसको असम में शामिल कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंगर्ड पीपल ऑल ओवर इंडिया। अब भाई आप भारत के खूबसूरती को बिगाड़ रहे हो, अलग अलग राज्य को आप बंटवारा कर दे रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है भारत के लोगों के अंदर में गुस्सा तो आएगा ही आएगा। तो पूरे भारत के लोगों के अंदर जो गुस्सा था वो धीरे धीरे अब बढ़ने लगा। अब आगे क्या होता है देखिए, ऑल सेक्शंस ऑफ द कांग्रेस, द मॉडरेट्स एज वेल एज रेडिकल्स अपोज्ड इट। देखिए अभी तक आप ये जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर दो ग्रुप था, एक रेडिकल और एक मॉडरेट, है ना। वो दोनों अलग अलग तरीके से सोचते थे, लेकिन जब बात देश पे आया तो ये दोनों एक साथ हो गया। हालांकि एक साथ तो था ही, कांग्रेस तो एक ही था, बस दो अलग अलग प्रकार के लोग थे, है ना। तो इन दोनों ने मिलके, मॉडरेट में और रेडिकल्स भी दोनों ने मिलके इस बात का अपोज किया कि आपने इसको बांट कैसे दिया, बंगाल को आपने अलग कैसे कर दिया। देखो होता है ना कि अपने घर में जो भी हो हम समेट लेंगे, लेकिन परिवार के ऊपर कोई आंच नहीं आना चाहिए। जैसे आप ये भी देखे होंगे गांव में कि भले ही चार भाई अलग अलग रहता हो, लेकिन किसी एक भाई को कोई दूसरा वाला आदमी पड़ोसिया के मार दिया तो चारों भाई इकट्ठा हो जाता है। उसी प्रकार से ये है, भले ही कांग्रेस के अंदर मॉडरेट का सोच अलग हो, रेडिकल्स का अलग हो, लेकिन जब बात बंगाल पे आया तो सब एकजुट हो गए कि भाई आपने इसको बांट कैसे दिया। ठीक है, उसके बाद आगे क्या हुआ था देखिए, लार्ज पब्लिक मीटिंग्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस वेर ऑर्गेनाइज्ड, एकदम भयंकर रूप से, और स्पेशली बंगाल में, क्योंकि बंगाल में सारा चूज हुआ था, तो स्पेशली बंगाल में बहुत बड़े लेवल पे मीटिंग होने लगा, बड़े बड़े डिमॉन्स्ट्रेशन, मतलब कि बड़े बड़े लोग जुटने लगे, आंदोलन होने लगे, अंग्रेजों के खिलाफ नारेबाजी होने लगा, ये सारा चीज होने लगा।
दिस मूवमेंट वाज स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल, और ये जो मूवमेंट चल रहा था पूरी तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ, ये बंगाल में ज़्यादा था, यानी कि बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ नारेबाजी सबसे ज़्यादा हो रहा था। एंड कैम टू बी नॉन एज दी स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, और उस मूवमेंट को बंगाल में क्या नाम दिया गया? स्वदेशी मूवमेंट नाम दिया गया। एंड वंदे मातरम इन आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में इस मूवमेंट का नाम, यानी कि जब बंगाल में ये सब आंदोलन शुरू हुआ ना, तो अलग अलग जगहों पर भी धीरे धीरे ये सब चीज़ शुरू होने लगा था अंग्रेजों के खिलाफ। तो बंगाल में इसको नाम दिया गया स्वदेशी मूवमेंट, और आंध्र प्रदेश में इसको नाम दिया गया वंदे मातरम, मूवमेंट का नाम है ये, ठीक है। उसके बाद अच्छा, स्वदेशी मूवमेंट का मतलब यहाँ पे है कि हमारा देश है, हमारा बस चलेगा, हमारा सामान चलेगा, ठीक है। आगे स्वदेशी मूवमेंट वाज टू अपोज द ब्रिटिश रूल, और स्वदेशी मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू अपोज ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश रूल को अपोज करो, खत्म करो। इनकरेज द आइडियाज ऑफ सेल्फ हेल्प, सेल्फ हेल्प का जो आइडिया है उसको इनकरेज करो। सेल्फ हेल्प का मतलब यहाँ पे है कि भारत के लोगों के पास यदि कोई समस्या है तो वो अपने आप के समस्याओं को समझाने के लिए सक्षम है, यानी कि उसको कोई समस्या है तो वो अपने आप के समस्या को हैंडल कर सकता है, आप बीच में मत आओ, वो अपना मदद खुद भी कर सकता है। उसके बाद स्वदेशी इंटरप्राइज, मतलब कि अपने देश का इंटरप्राइज खोलो, बड़े बड़े फैक्ट्री खोलो, इंडस्ट्री खोलो, हम आपके अंग्रेज वाले इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं देंगे। उसके बाद नेशनल एजुकेशन एंड यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज, यानी कि नेशनल एजुकेशन का मतलब यहाँ पे है पूरे भारत में शिक्षा लागू करो, और साथ ही साथ इंडियन लैंग्वेज, आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो नहीं चलेगा, है ना। ये था बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव, यानी कि मकसद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद टू फाइट फॉर स्वराज द रेडिकल्स एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशन एंड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड गुड्स। स्वराज के लिए, यानी कि अपने देश के आज़ादी के लिए जो हमारे रेडिकल्स लोग थे, उन लोगों ने भयंकर रूप से मास मोबिलाइजेशन किया, यानी कि मास मोबिलाइजेशन का मतलब होता है बड़े लेवल पे लोगों को इकट्ठा कर देना, इकट्ठा करने के बाद उसके खिलाफ नारेबाजी करना, पूरा इस तरीके का माहौल बना देना कि जैसा लगे कि लड़ाई पिट हो रहा है, इस प्रकार का। और ऊपर से रेडिकल्स लोग थे ऐसे ही खून गरम है ना। एंड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड गुड्स, और उन्होंने कहा कि जितने भी ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब कि जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, इन सबको बॉयकॉट करो, यानी कि इसमें नहीं जाओ पढ़ने के लिए, ऐसे इसका बंद हो जाएगा। और जितने भी ब्रिटिश के गुड्स हैं, यानी कि कपड़े लत्ते जो भी आप ब्रिटिश के इस्तेमाल कर रहे हो, उसको भी पूरी तरीके से बहिष्कार कर दो। ये किसका कहना था? रेडिकल्स लोगों का कहना था, ठीक है। उसके बाद some radicals also began to suggest that revolutionary violence would be necessary to overthrow British rule। रेवोल्यूशनरी वायलेंस का मतलब होता है अपने आज़ादी के लिए एक तरीके से लड़ाई कर देना, उसको मार पीट देना। ऐसा कुछ रेडिकल्स लोग ऐसे भी थे जो कि ये कहते थे कि अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ के भगाने के लिए यदि लड़ाई भी करना पड़े अंग्रेजों से तो लड़ जाओ, उसको मारना भी पड़े तो मार दो। ऐसा क्या ये, अच्छा ये क्या कभी मॉडरेट लोग कह सकते थे? नहीं, ये रेडिकल्स लोग कह रहे हैं, है ना, क्योंकि उसका विचार ही अलग है। रेडिकल्स लोगों का मानना ही ये था कि आज़ादी चाहिए तो चाहिए, अब जैसे मिल जाए, मारपीट करके मिले या फिर बोल बाल के मिले या फिर समझौता करके मिले, मिलना चाहिए, बस आज़ादी मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो रेडिकल्स लोग ये भी चाहते थे कि भाई लड़ाई करना पड़े कर लो, लेकिन आज़ादी को ले लो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ? अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स एंड नवाब्स formed the All India Muslim League at Dhaka in 1906। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा बात होने वाला है। लैंडलॉर्ड्स, मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स, यानी कि जो कि मुस्लिम हैं प्लस बहुत बड़े जमींदार हैं, और जो बड़े बड़े नवाब थे, नवाब का मतलब होता है वो लोग जो कि धन संपत्ति पैसा कौड़ी में बहुत ही आगे रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनके पास रहता है। तो ये सारे लोग मिल के क्या किए? 1906 डक्का में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग करके एक अपना ग्रुप बना लिया इन्होंने। और ये डक्का जो है ना, इसको आज हम लोग जानते हैं ढाका के नाम से। ढाका बांग्लादेश का कैपिटल है, जिस प्रकार से हमारे भारत का कैपिटल न्यू दिल्ली, उसी प्रकार से बांग्लादेश का कैपिटल ढाका। और आपको लग रहा होगा कि सर बांग्लादेश तो अलग हो गया, नहीं, उस समय पे सब एक ही था, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब हमारा उस समय पे एक ही था। तो यहाँ पे अब बड़े बड़े मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स और बड़े बड़े नवाब लोग मिल के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम करके उन्होंने एक अपना एसोसिएशन आप कह सकते हैं बना लिया, वो भी ढाका 1906 में। और यही ढाका आज जो है बांग्लादेश का कैपिटल बना हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या हुआ। द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, लेकिन इस लीग का मानना यह था कि जब बंगाल का पार्टीशन हुआ ना, वो ठीक हुआ। जरा सोचना यहाँ पे ध्यान से, हम इंडिया के लोग क्या चाहते थे कि बंगाल का जो पार्टीशन हुआ गलत हुआ, लेकिन ये लीग वाले लोग क्या चाह रहे हैं कि बंगाल का जो पार्टीशन हुआ वो सही हुआ। तो बताइए इनका फेवर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ है कि नहीं है? ऑब्वियस ही बात है कि ये
जो हमारे सारे जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लोग थे वो चाहते थे कि जो बंगाल का पार्टीशन हुआ वो बिल्कुल सही हुआ। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये लोग जो है ना अंग्रेजों के साथ है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ, द लीग डिमांडेड अ सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर मुस्लिम्स। अब यहाँ पे ये जो हमारे लीग वाले लोग थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाले, ये अंग्रेजों से ना एक सेपरेट इलेक्ट्रेट का मांग करने लगे। सेपरेट इलेक्ट्रेट का मतलब ये होता है कि भाई हम अपने लीडर को अपने से चुनेंगे जो कि हमारे लिए काम करेगा, हमारे लिए नियम कानून बनाएगा। जैसे अभी तक हमारे भारत में क्या होता था, अंग्रेज हमारे लिए नियम कानून बनाते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि हमारे लिए ना अलग ही नियम बना दो, हमारे मुस्लिम लोगों के लिए हम अपने लीडर को चुनेंगे, अपने लीडर को चुनेंगे और वही हमारे लिए काम करेगा, वही हमारे लिए नियम कानून बनाएगा। तो ये डिमांड रखा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वालों ने अंग्रेजों के सामने, ठीक है। अब इसका डिमांड पूरा किया गया कि नहीं किया, देखो, द डिमांड वाज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट इन 1909, और 1909 में इस डिमांड को अंग्रेजों ने मान लिया कि ठीक है, हम तुमको ये राइट देते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो रूल करेगा वो हम नहीं करेंगे बल्कि तुम्हारे लीडर करेंगे जिसको तुम वोट देके चुनोगे, ठीक है। ऐसा इन्होंने क्यों किया मालूम है, अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया? हम लोग तो मांगते रह गए, आज़ादी नहीं दिया, लेकिन इस प्रकार एक तरीके से इनके पास आज़ादी ही ना हो गया, इनको क्यों दे दिया गया? इसलिए दे दिया गया क्योंकि इन सारे लोगों ने बंगाल के पार्टीशन को सपोर्ट किया था, है ना। तो अंग्रेजों को भी लगा कि अरे भाई ये तो मेरे पक्ष में बोल रहा है, तो हमको भी इसके बारे में कुछ करना चाहिए। तो इन्होंने कह दिया कि ठीक है, आपका जैसा मर्जी आप वैसा कर लो। तो इनको जो है सेपरेट इलेक्ट्रेट का परमिशन दे दिया। सेपरेट इलेक्ट्रेट का मतलब वही है कि हम अपना लीडर अपने से चुनेंगे जो हमारे लिए काम करेगा, आपका मेरे पर हुक्म नहीं चलेगा, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद फिर देखते हैं क्या हुआ, some seats in the councils were now reserved for Muslims who could be elected by Muslim voters। तो अंग्रेजों के काउंसिल में, यानी कि अंग्रेजों के बड़े बड़े जो लोग हुआ करते थे जो कि नियम कानून बनाया करते थे, उसमें कुछ सीट्स जो है ना मुस्लिमों के लिए रिजर्व कर दिया गया कि ये सीट जो है मुस्लिम के लीडर के लिए है, वो यहाँ पे आके बैठेंगे, हमारे साथ बातचीत करेंगे, उसके बाद कोई भी नियम कानून बनेगा तो बनेगा, ठीक है। लेकिन क्या ये परमिशन हमको अभी तक मिला था? नहीं, हम लोगों को अभी तक नहीं मिला था। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ, हाँ, द कांग्रेस स्प्लिट इन 1907। 1907 में कांग्रेस हमारा पूरी तरीके से स्प्लिट हो चुका था दो ग्रुप में, मॉडरेट और रेडिकल्स। अब यहाँ पे ना मॉडरेट और रेडिकल्स में तनाव ज़्यादा आ चुका था क्योंकि दोनों का विचार अलग अलग था। रेडिकल्स लोग ये चाहते थे कि कैसे भी करके हम लोगों को बस आज़ादी मिल जाए, लेकिन मॉडरेट लोग ये चाहते थे कि नहीं, आज़ादी मिलना चाहिए ठीक है, लेकिन कोई भी खून खराबा नहीं चलेगा। इसी विचारधारा के वजह से ना कांग्रेस हमारा 1907 में पूरी तरीके से स्प्लिट हो चुका था, दो हिस्सों में बढ़ चुका था। द मॉडरेट वेयर अपोज टू द यूज ऑफ बॉयकॉट, दे फेल्ट दैट इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ फोर्स। अब मॉडरेट लोग क्या चाहते थे? मॉडरेट ये चाहते थे कि शांत भाव से अंग्रेजों के सामने जाओ, मिलजुल के काम करो, उसको यहाँ से कहो कि चले जाए, इस प्रकार का, या फिर नहीं जाते हैं तो हमको भी उसमें हिस्सेदारी दो, भाई हम भी अपने लोगों के लिए काम करें, है ना। ये मॉडरेट का कहना था। और मॉडरेट को क्या लगता था? दे फेल्ट दैट इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ फोर्स। मॉडरेट को यह लगता था कि रेडिकल्स लोग यदि लड़ाई झगड़ा करेगा तो हो सकता है कि यहाँ पे वायलेंस हो जाए, लड़ाई पीट हो जाए, खून खराबा हो जाए। इसी के वजह से ना यहाँ पे दो ग्रुप बढ़ चुका था, ठीक है। रेडिकल्स का सोच अलग था, मॉडरेट का सोच अलग था। उसके बाद द टू ग्रुप्स रीयूनाइटेड इन दिसंबर 1915। अब देखो भाई, एक ही पार्टी से दोनों बिगड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं तो आना एक ही साथ है फिर, क्योंकि भारत को आज़ाद करने का बात है। तो 1915 दिसंबर में दोनों का दोनों ग्रुप फिर से रीयूनाइट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, यानी कि दोनों आपस में मिल गया, समझौता हुआ होगा, ठीक है भाई, मिलजुल के काम करेंगे, इस प्रकार का। आगे देखते हैं, इन 1916 जस्ट एक साल के बाद 1915 में रीयूनाइट हुआ, कांग्रेस हमारा मजबूत बन गया। 1916 में द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, दोनों कांग्रेस भी और मुस्लिम लीग भी, और मुस्लिम लीग कब बना था? 1900 कहाँ गया भाई वो डेट, कहाँ गया 906, हाँ यहाँ पे है हमारा, ठीक है। तो 1906 में जो हमारा मुस्लिम लीग फेडरेशन बना था, क्या नाम था पूरा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से जो बना था, वो और कांग्रेस दोनों मिल गए, साइंड द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट एंड डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ मिल गए, और उन दोनों जब मिले तो एक पैक्ट साइन हुआ। पैक्ट का मतलब होता है एक समझौता, है ना, एक एग्रीमेंट, उसको हम लोग कहते हैं लखनऊ पैक्ट।
तो लखनऊ पैक्ट यदि आपसे पूछे कि व्हाट इज लखनऊ पैक्ट, तो लखनऊ पैक्ट एक प्रकार का एग्रीमेंट था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, और वो एग्रीमेंट इसलिए था कि दोनों मिलजुल के काम करेंगे। और काम क्या करेंगे? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए, मतलब कि ऐसा सरकार बनाएंगे जिसमें कि हमारे लोग होंगे और हमारे चुने हुए लोग होंगे, ठीक है। इसी के लिए यहाँ पे दोनों आपस में मिल गए और यहाँ पे लोग भारत के लिए अलग से काम करने लगे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों आपस में मिल गए, दोनों ने साइन किया, लखनऊ में किया था दोनों, इसीलिए उसका नाम पड़ गया लखनऊ पैक्ट, ठीक है। और इस पैक्ट के तहत दोनों मिलजुल के काम करेंगे और भारत में ऐसा सरकार लाएंगे जो कि रिप्रेजेंटेटिव होगा, मतलब कि लोग अपने से चुनेंगे अपने लीडर को और उसको फिर गवर्नमेंट बनाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो खत्म हो गया। चलिए उसके बाद हमारा एक टॉपिक शुरू होता है द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, ये वाला हमारा टॉपिक है, अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।